झारखंड के धनबाद में भीषण आग में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक धनबाद के आशीर्वाद टावर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। आग ने धीरे धीरे भयावह रूप ले लिया। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और 14 लोगों की जिंदगी चली गई। वहीं फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आशीर्वाद अपार्टमेंट में चल रही पूजा के दौरान चिंगारी से आग लग गई, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मरने वालों का सही आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। वहीं घटना पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। सीएम सोरेन ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में जानकारी दी कि वो घटना पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के हाजरा क्लिनिक में आग लग गई थी, जिसमें दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को भी धनबाद के कुमार दुबी बाजार में आग लगी थी, जिसमें 19 दुकानें जलकर राख हो गई थी। संसद का बजट सत्र जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट भाषण पढ़ रही हैं। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट पढ़ते हुए कहा कि दुनिया ने माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता हुआ सितारा है। माना जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 7% की दर से ग्रोथ हासिल करेगी, जो विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved. 9.6 crore LPG connections under Ujjwala. 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons. 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts. Insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने घर पर पूजा अर्चना की और बजट सभी के लिए मंगलकारी हो ऐसी कामना की। बजट पेश करने से पहले संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट पर मोहर लगाई गई। To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की हैं। बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, इस पर एक नज़र डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13% किया गया है, यानी खिलौने सस्ते होंगे। इसके अलावा साइकिल, लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी से राहत दी गई है। सस्ते सामान की बात करें तो खिलौना, साइकिल, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, LED टेलीविज़न, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, इलेक्ट्रिक चिमनी सस्ती हुई हैं। जबकि बजट में कुछ चीज़ें महंगी की गई हैं, जिनमें सिगरेट और इम्पोर्टेड ज्वेलरी शामिल है। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटियम से बनी इम्पोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या महंगा हुआ है। सोना, प्लेटिनियम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े, हीटिंग कॉइल्स, एक्सरे मशीन महंगी हुई है। Electronics, as a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valid
valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens, and continue the concessional duty on lithium ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical, to rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिलहाल ये सीमा 5 लाख रुपए थी। नए इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने सोमवार देर रात 12:05 पर पीसीआर कॉल कर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कॉल करने वाले शख्स की पहचान की। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिल्ली के मुंडका का रहने वाला है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी का नाम जयप्रकाश बताया गया है। आरोपी का दिमागी इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि पीसीआर कॉल करने के बाद पुलिस ने कॉल करने वाले शख्स की शिनाख्त की
और कुछ ही वक्त में उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी का इलाज दिल्ली के गुलाबी बाग में चल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जयप्रकाश दिल्ली गेट स्थित एक आई सेंटर में हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करता है और उसका इलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास चल रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ की कोशिश कर रही है। आरोपी के दिमागी रूप से बीमार होने के कारण उससे सख्ती से पूछताछ नहीं की जा रही है।